एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 2 के एक और धमाकेदार सेशन में। आज की ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, लेकिन अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले उसे देख लें ताकि आप कहानी से पूरी तरह जुड़ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक कोरिया भी था। इधर हमें दिखाई देता है कि जिनू काजल पर सवार होकर उस गेट के नजदीक जाता है और उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस गेट के अंदर नहीं जा पा रहा था। ऐसा पहली बार हो रहा था। जिन वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बैरियर हो। अगर ये नॉर्मल बैरियर होता तो मैं कब का तोड़ चुका होता, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मैं एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। इस बार का गेट काफी अलग है। कहीं इस बार मॉन्सर भी तो अलग नहीं होने वाले। तभी उसे जिनचुर का कॉल आता है। जिनू पूछता है, तुमने पता लगाया जो मैंने बोला था? जिन बोलता है, हाँ, मैंने हंटर एसोसिएशन को सैटेलाइट से चेक करने बोला था, लेकिन और कहीं भी ऐसा गेट नहीं खुला है, सिर्फ कोरिया में ही है। गेट खुले अब 3 घंटे हो चुके थे। हमें दिखता है कि जिन्हों हंटर एसोसिएशन के जिम में होता है और वो बेरू के साथ फाइट कर रहा होता है, मतलब प्रैक्टिस कर रहा होता है, ताकि जब वो गेट खुले और उसके अंदर से जैसे भी मॉन्सर आए, जिनू उनसे फाइट करने के लिए रेडी रहे। हालांकि जिनू इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था कि उसके सामने बैरू टिक नहीं पा रहा था, जबकि बैरू का रैंक जनरल रैंक और लेवल मैक्सिमम था। खैर, जिनू फिर भी बहुत देर तक प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस के बाद जिम का हाल काफी बुरा हो जाता है, तो जिनचुल फोन करके जिनू को सुना रहा होता है, लेकिन जिनू बैरू से छुपकर धीरे धीरे बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास 3 स्वर्ण सोल्जर हैं, अभी उनको काम पे लगा करके ठीक करवा देता हूँ सब कुछ। अब इधर हमें थॉमस एंड्रे भी दिखाई देता है, जो कि अमेरिका वापस जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। उसकी मैनेजर बोलती है कि हंटर एसोसिएशन वाले चिंता कर रहे हैं और आपको जल्दी बुला रहे हैं। थॉमस बोलता है, मेरी चिंता, मुझे नहीं लगता कि हंटर जिनू के कंट्री से ज्यादा सेफ कोई जगह हो सकती इस दुनिया में, और वैसे भी मुझे देखना है कि यह गेट ह्यूमैनिटी का अंत लेकर के आया है या एक नई शुरुआत है। इसके बाद हमें जिनवो दिखाई देता है, जो कि बिल्डिंग के छत पर बैठा होता है और वो अभी भी चेयरमैन का कातिल फ्रॉस्ट मोनाच को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी उसे सेंस नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है, फिलहाल मुझे इस गेट पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसे इस बार खुद पर डाउट हो रहा था कि क्या मैं इस गेट को क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। वो अपना फ़ोन निकालता है और सोचता है, अगर ये मेरा आखिरी मिशन हुआ तो मुझे किसको कॉल करना चाहिए। तभी उसे हंटर चा का नंबर दिखाई देता है और वह उसे कॉल करता है। कुछ देर बाद हमें जिनू और हंटर चा एक अम्यूजमेंट पार्क में दिखाई देते हैं। अब क्योंकि जिनू इतना फेमस था तो वहाँ सभी लोग उसे ही देखने आए होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि हंटर चा जिनवू की गर्लफ्रेंड है। जिनू बेचारा सोच रहा होता है कि आजकल गेट को लेकर के पैनिकिक सिचुएशन है, तो ऐसी जगहों पर भीड़ कम हो गई, लेकिन यहाँ भी इतनी भीड़ है। चा जिनू से पूछती है, क्या तुम्हें इस तरह की जगह पर आना पसंद है? जिनू बोलता है, ऐसा नहीं है, मुझे लाइफ में बस एक बार यहाँ आना था। अब सिचुएशन देख के ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमें फ्यूचर में कभी ऐसा मौका मिलेगा या नहीं, इसीलिए सोचा कि क्यों ना आज ही शौक पूरा कर लिया जाए। छा पूछती है, लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया? जिनू बोलता है, क्योंकि तुम ही तो मेरी इकलौती फ्रेंड हो। छा कंफ्यूज होकर के जिनू को देखती है तो जिनू उसे याद दिलाता है, याद है तुमने ही कहा था उस डबल डंजन वाले टेम्पल में। यह सुनकर के छा तुरंत शर्मा जाती है और बोलती है, तुमने वो सुन लिया था क्या? हमें दिखाई देता है कि जिनू के सारे फैंस उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए पागल हो रहे थे, लेकिन जिनू के शैडो सोल्जर्स उन्हें रोके हुए थे। फिर जिनू और चौलक कोस्टर राइड करते हैं और अलग अलग तरह के एक्टिविटी भी एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद दोनों लंच के लिए जाते हैं। जिनू पूछता है, तुम कहीं बोर तो नहीं हो रही हो? क्या बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जिनू बोलता है, बट ये सब राइड्स हम जैसे इस रैंक हंटर्स के लिए थोड़ा स्लो और बोरिंग तो था। मैं भी मानता हूँ, क्यों ना मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग राइड करवाऊं? नहीं नहीं, आप लोग जो सोच रहे हो वो नहीं है। हमें दिखाई देता है कि जिनबू और चाक काइजर पर सवार होकर के आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए मस्त सनसेट का व्यू ले रहे होते हैं। चाक को भी ये व्यू बहुत पसंद आता है। वो बोलती है कि जब तुम ये सब कर सकते हो तो हमें अम्यूजमेंट पार्क जाने की क्या ज़रूरत थी। जिन वो बोलता है कि अम्यूजमेंट पार्क में एक गेट खुला था जिनमें से मेरे डैड हमेशा के लिए गायब हो गए थे।
इसीलिए मुझे वहाँ लाइफ में एक बार जाना था। क्या बोलती है? थैंक यू। मुझे कभी सही से तुम्हें थैंक यू बोलने का मौका ही नहीं मिला। तुम हमेशा से मेरी हेल्प करते आए हो। और इसी खूबसूरत व्यू के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि कोरिया में आज तक का सबसे बड़ा एसरिंग गेट खुला है। इवन जिस गेट से कामिस आया था, यह गेट उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। हमें दिखाई देता है कि इस गेट की वजह से सभी हंटर्स चौकन्ने थे और पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उनमें से एक हंटर बीस्ट मोना से टकरा जाता है। अब उसे पता नहीं होता है कि वह कौन है, तो वह उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है, तुम अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते? अब सॉरी बोलो। लेकिन वो इतना बोल ही रहा होता है कि बीस्ट मोनाच उसे लिटरली खा जाता है। अब ये देख के वहाँ बाकी हंटर्स की तो फट जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई मॉन्स्टर है और वो लोग भी फाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीस्ट मोनाज एक एक करके सारे हंटर्स को बुरी तरह मारने लगता है। इधर सारे हंटर्स एक एक करके मर रहे थे और उधर जिनू जंगल में मंगल कर रहा होता है। मतलब उसने पूरी रात हंटर छा के साथ जंगल में बिताई थी। जिन वो छा से बोलता है, क्यों ना हम किसी होटल में ब्रेकफास्ट करने चले, और फिर वो हंटर छा को काइजर पे बैठा के रेस्टोरेंट ले जाता है। इधर हमें जिन दिखाई देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि कोरिया के सड़कों पे एक मॉन्स्टर सारे हंटर्स को मार रहा है, तो वो तुरंत जिनू को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट उसका कॉल नहीं लगता। मतलब सीरियसली यार, तुम फ़ोन रखते ही क्यों हो जब उसे डू नॉट डिस्टर्ब में रख के घूमते हो? खैर, हमें दिखाई देता है कि बीस्ट मर्ज बहुत सारे हंटर्स को मार चुका था। तभी वहां पर वो जर्मनी वाला एसन हंटर आ जाता है। वो जिनों से मिल नहीं पाया था, इसीलिए वह वापस नहीं गया। वो सोचता है कि शायद इस मॉन्स्टर को मेरे हाथों से मरना लिखा था, इसीलिए मैं वापस नहीं जा पाया, और वो उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसके पीछे से थॉमस आता है और बोलता है, तू साइड हट, मेरे को फाइट करने दे। इधर हमें जिनू दिखाई देता है जो रेस्टोरेंट में होता है, और फाइनली उसने कॉल उठा लिया, जिनसे तुरंत उसे सारी डिटेल्स देता है उस मॉन्स्टर के बारे में। जिनू पूछता है, ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो डंजन ब्रेक होने में काफ़ी टाइम है ना? जिनू बोलता है, हाँ अभी टाइम है, बट ये मॉन्स्टर उस डंजन से नहीं आया है। सभी हंटर्स गेट को लेकर के काफ़ी हाई अलर्ट पर थे। तभी ये मॉन्स्टर अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आता है और उन सबको एक एक करके मारने लगता है, और अब थॉमस एंड्रे उससे फाइट कर रहा है। जिनू सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सारे हंटर्स के अंदर अपना शैडो सोल्जर डाल रखा है और उन शैडो सोल्जर्स को बोल रखा है कि अगर छोटा सा भी इंसिडेंट हो तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करें। और यहाँ इतने सारे हंटर्स मारे गए और थॉमस फाइट में इंगेज्ड है, फिर भी अब तक किसी शैडो सोल्जर ने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया? जिन्हों ध्यान लगा के उन शैडो सोल्जर को सेंस करने की कोशिश करता है, तो उसे फील होता है कि कोई चीज़ जानबूझकर उनके बीच का सिग्नल वीक कर रही है। जिन्हों को आइडिया लग जाता है कि ये कोई मोनार्च ही कर सकता है। वो जिनसे पूछता है, क्या उस मॉन्स्टर का शैडो है? मुझे जल्दी से कंफर्म करके बताओ। इधर हमें बीस्ट मोनार्च दिखाई देता है जो अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुका था। उसको देख के वह जर्मनी वाले हंटर भी डर जाता है, लेकिन थॉमस बोलता है, तुम लोग बस खड़े मत रहो, जाओ सिटीजन्स को रेस्क्यू करो, इस मॉन्स्टर को मुझ पर छोड़ दो। और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इससे पहले कि फाइट स्टार्ट हो, आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, थॉमस एंड्रे बीस्ट मोनार्च को हरा सकता है या नहीं। देखते आप में से कौन सही बताता है। बीस्ट मोनार्च तुरंत अपने नुकीले पंजों से थॉमस पर अटैक कर देता है, बट थॉमस एंड्रे अपनी बॉडी को हार्ड करके खुद को बचा लेता है और फिर सीधा उसके फेस पे एक जोर का पंच मारता है। फिर वो उसके सर पकड़ करके सीधे ज़मीन पर पटक देता है। इधर हमें दिखाई देता है कि वहाँ जोंगिन और उसके गिल्ड मेंबर भी आ चुके थे, क्योंकि सियोल एक बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उन लोगों को सिविलियंस को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था। उस मॉन्स्टर को देख के जोंगिन भी सोच रहा होता है कि इसका ओरा जेजू आइलैंड वाले मॉन्स्टर से कई गुना ज़्यादा है। आखिर थॉमस किस बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है? अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि थॉमस एक बहुत ही जोर का पंच मारता है, जिससे बीस्ट मोनार्च सीधा बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। थॉमस उसका पीछा करते हुए नीचे जाता है और फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन बीस्ट मोनार्च नीचे लैंड होने से पहले ही एक दूसरे बिल्डिंग से टकरा करके अपने आप को काफ़ी तेजी से थॉमस की तरफ लॉन्च कर देता है। थॉमस कंफ्यूज हो जाता है उसे देख के, क्योंकि ना उसके हाथों में कोई वेपन था और ना ही वो पंच से अटैक करने वाला था। उसने अपने दोनों हाथ भी पीछे रखे थे
और तेजी से थॉमस की ओर जा रहा था। थॉमस सोचता है ये किस तरह का अटैक है, लेकिन तभी बीस्ट मोनार्च अपने सर से थॉमस के पेट में जोर से मारता है, जिससे थॉमस का बैलेंस बिगड़ जाता है और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, बीस्ट मोनार्च उसके मुंह पर एक ऐसा पंच मारता है कि थॉमस दूर जा गिरता है। इधर टाइगर फील्ड वाले भी आ गए थे और एक और एस रैंक हंटर यनहू भी आ चुका था। हालांकि वह लोग भी इवैक्यूएशन के लिए ही आए थे, लेकिन जैसे ही यूनू की नज़र बीच मीना पे पड़ती है, उसकी लिटरली फट जाती है। वो सोचता है तो ये है वो मैजिक बीस्ट जिसका हमें रिपोर्ट मिला था। इसका मतलब उसके साथ जो फाइट कर रहा है वो हो और कोई नहीं, थॉमस एंड्रे है। हमें दिखता है कि थॉमस ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया था और अपने पूरे शरीर को आर्मर से कवर कर लिया था, जैसे उसने जिनों के साथ फाइट में किया था। तभी वो मॉन्सर यूनो के पास से गुजरने लगता है। यूनो को लगता है कि वो उससे फाइट करने आ रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन जैसे ही बीस्ट मुनाज उसके पास आता है, उसकी लिटरली फट जाती है। वो हिल भी नहीं पा रहा होता है, ना ही उसे सर उठा के देखने की हिम्मत हो रही थी। उसे अच्छे से पता था कि अगर वह सर उठाता तो वह आखिरी बार उसके शरीर पर सर होता, इसीलिए वह वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बीस्ट मुनाज भी आगे निकल जाता है थॉमस के फाइट करने। इसके बाद बीस्ट मुनाज अपना ग्रेविटेशन मैजिक यूज करके आसपास की चीज़ें उठा के थॉमस की तरफ फेंकने लगता है, पर थॉमस आसानी से उनको डच कर लेता है और इस बार थॉमस भी अपना ब्लैक होल वाला मैजिक यूज करता है। अब बीस्ट मुनाज को अपनी तरफ खींचने लगता है। बीस्ट मुनाज भी कंफ्यूज हो जाता है और उसकी तरफ खींचते चला जाता है। थॉमस उसको पास में लाके अपने दोनों हाथों से जोर से पंच मारता है और जमीन में गाड़ देता है। फिर वो उसके ऊपर चढ़ के उस पर पंचेस की बरसात कर देता है। बीस्ट मनज इस वक्त पे कुछ नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन भले ही थॉमस फाइट जीत रहा था और वह कंटिन्यूसली पंच बसाए जा रहा था, फिर भी उसे कुछ अजीब फील हो रहा था, जैसे कुछ तो छूट रहा हो। उसे खुद पे डाउट हो रहा था, क्या मैं सच में जीत रहा हूँ? क्या इस बीस्ट को डिफीट करने के लिए इतना काफी रहेगा? फिर भी वो पंचेस मारते जा रहा होता है बिना रोके। तभी अचानक से बीस्ट मन उसका एक पंच रोक लेता है और एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उसका हेयर भी ब्लैक से वाइट हो गया था। वो बोलता है, मैंने उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे फ्रैगमेंट्स ऑफ लाइट के पिल्ले इतने पावरफुल हो सकते हैं। बहुत देखे मैंने तुम्हारे ये ट्रिक्स, अब मेरी बारी। वो पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वो थॉमस के अंदर से जिनों का शैडो सोल्जर निकाल करके कहता है, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, और उसे लिटरली क्रश करके ख़त्म कर देता है। फिर बीस्ट मोनाच थॉमस का गर्दन पकड़ करके उठा लेता है और बोलता है, क्योंकि तुम इतने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो क्यों ना हमारे बीच स्ट्रेंथ का बैटल हो। इतना बोल करके वो थॉमस का सर क्रश करने वाला होता है, लेकिन थॉमस अचानक से गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर उसके गर्दन को अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता है और वो लिटरली उसको 360 घुमा देता है। लेकिन इतने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता और वह स्माइल करता है। थॉमस पूरा कंफ्यूज हो जाता है। वह सोचता है कि आखिर यह कैसे पॉसिबल है। हमें दिखाई देता है कि बीस्ट मुनाज अपना सर वापस से घुमा करके ठीक कर लेता है। फिर थॉमस का फेस पकड़ करके जोर से जमीन पर दी मारता है और बोलता है, मुझे फाइट करते करते भूख लग गई है अब। और वो लिटरली थॉमस एंड्री को खाने वाला होता है। तभी पीछे से उसे एक अटैक आकर के लगता है। हमें दिखाई देता है कि वो अटैक उस जर्मनी वाले एस रैंक हंटर का होता है। वो बोलता है, मेरे रहते तुम किसी को नहीं खा सकते हो। लेकिन वो ये बोल तो देता, लेकिन बीस्ट मुनाज को देख के उसके भी पैर कांप रहे होते हैं। इधर थॉमस की हालत इतनी ख़राब होती है कि वो लिटरली ज़मीन पर रेंग रहा था। वो बोलता है, यहाँ से भागो वरना मर जाओगे। वो हंटर बोलता है, मुझे अच्छे से पता है कि मैं इसको कभी नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक हंटर हूँ। वो मन में सोचता है, मेरे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है। अगर ये फाइनल फाइट है तो वही सही है, मैं फाइट करके जान दूंगा। कायरो की तरह भागने से तो बढ़िया है। लेकिन जैसे ही बीस्ट मनाज धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो खुद को बस यही समझा रहा होता है, मैंने सही फैसला लिया है, मैंने सही फैसला लिया है, मैंने सही फैसला लिया है। एंटिल बीस्ट मन एकदम से उसके पास आ जाता है। तब उसे रियलाइज होता है, नहीं, मैंने गलत फैसला लिया। बीस्ट मुनाज उसको खाने ही वाला होता है। तभी वहां जिनों का ड्रैगन गाइजरल आ जाता है और बीस्ट मुनाज को अपने मुंह में दबोच करके उड़ा ले जाता है। बीस्ट मुनाज काजल का सर काट करके खुद को आज़ाद करा लेता है। तभी उसके ऊपर से अचानक जिनू आ जाता है और उसे अपने पैरों से किक करने वाला होता है,
लेकिन वो इजीली वहां से बच के निकल जाता है। जिनू काफी गुस्से में होता है। जिनू उस जर्मनी वाले हंटर को कहता है, क्या तुम थॉमस को कहीं सेफ जगह पर लेकर जा सकते हो? इधर बीस्ट गुनाच अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और वो एक भेड़िए की तरह लग रहा था। वो बोलता है, तो ये सच है, मैं तुम्हारे अंदर से शैडो को सू करके बता सकता हूँ। इधर फाइनली थॉमस एंड्री सेफ जगह पर पहुंच चुका था। जिनू सेंस करता है कि इसका ब्लड लस्ट कुछ ज्यादा ही है। मतलब आज तक इतना ब्लड लस्ट किसी मॉन्स्टर में नहीं देखा। ऊपर से ये अकेला नहीं आया था। मतलब जिनू को उसके अलावा भी कोई और सेंस हो रहा था। आखिर तुम एक इंसान हो कि शैडो मोनार्च का पावर इस लेवल पर कैसे यूज कर सकते हो? तभी वहां स्मोक के अंदर से कोई बोलता है, ये सब आर्किटेक्चर की वजह से हो रहा है। उसने बहुत समय पहले शैडो मोनार्च के साथ कोई डील किया था। तभी जिनों के पीछे से इंसेक्ट मोनार्च आ जाती है। वो बोलती है, इसका मतलब मैं इस इंसान को खा सकती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि दूसरे मोनार्च का टेस्ट कैसा होगा। हमें दिखता है कि जिन्नों के सामने अब एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन मोनार्च आ चुके थे। क्रोस्ट मोनार्च, बीस्ट मोनार्च और इंसेक्ट मोनार्च। वो तीनों एक साथ अपना ओरा रिलीज करते हैं और उनका मैजिक एनर्जी इतना स्ट्रांग था कि उसने आसमान को भी चीर दिया था। जिन्हों भी अपने शैडो आर्मी बुला लेता, जिसमें इग्रिस और आयरन तुरंत फ्रॉस्ट मोनार्च पे अटैक कर देते हैं और टैंक और काइजल बीस्ट मोनार्च पे अटैक कर देते हैं। बीस्ट मोनार्च बोलता है, तो क्या यह सब तुम्हारे न्यू शैडो आयर है? इधर फ्रॉस्ट मोनार्च एक बड़ा सा आइस बॉल बनाता है और सारे शैडो सोल्जर्स को ट्रैप कर देता है। सारे मतलब इग्रिस, आयरन और इवन बेरू और ग्रीड को भी। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, तुम्हारे सारे शैडो सोल्जर काफी वीक है। इस आइस प्रिजन में वो हिल भी नहीं पाएंगे। तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारे ये सोल्जर्स हमें रोक सकते हैं? हमें दिखता है कि जिनों का एक हाथ भी जम गया होता है, लेकिन वह आसानी से आइस तोड़ देता है। फिर वह का काम इसका डैगर निकालता है जो थॉमस ने दिया था और प्रोस्टमोनास की तरफ डैगर करके बोलता है, मैं तुझे तो डेफिनेटली मारूंगा। इसके बाद फाइनली उनकी फाइट स्टार्ट होती है। फ्रॉस्ट मोनार्च अपना पावर से ढेर सारे आइस गोलम की आर्मी बना लेता है और इंसेक्ट मोनार्च उन सब हंटर्स को जिनको बीस्ट मोनार्च ने मारा था, उनके डेड बॉडीज को जॉम्बी मॉन्स्टर की आर्मी में बदल देती है। सब मिलकर के जिनू पे अटैक कर देते हैं। इस वक्त जिनू के सारे शैडो सोल्जर्स ट्रैप थे, तो जिनू को अकेले ही सब मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता है। जिनू अपने नए डैगर की मदद से उन सब मॉन्स्टर्स को ईली खत्म करते जा रहा था। इधर फ्रॉस्ट मोनार्च एक के बाद एक आइस कोलम क्रिएट करके जिनू की तरफ भेज जा रहा था, लेकिन जिनू सबको डिफीट कर रहा था। पर जब जिनू इन सब में बिजी था, तभी फ्रॉस्ट मोनार्च अचानक से अटैक कर देता है। लेकिन जिनू उसे नोटिस कर लेता है और अपने टाइगर से काउंटर कर देता है। बीस्ट मोनार्च बोलता है, सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये मेटल का टुकड़ा मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? लेकिन वो इतना बोल ही रहा होता है कि जिनू उसके हाथ के 2 टुकड़े कर देता है और बोलता है, सही कहा तुमने, अगर मेरे पास कोई दूसरा मेटल का टुकड़ा होता तो तुम्हें कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो बीस्ट मोनार्च से फाइट कर रहा था, तभी पीछे से इंसेक्ट मोनार्च अटैक करने आ जाती है। इधर बीस्ट मोनार्च भी अपने हाथ को 1 सेकंड में हील कर लेता है। अब जिनू के सामने जॉम्बीज और आइसक्लम की आर्मी थी। ऊपर से 3-3 मोनार्च और जिनू अकेला खड़ा था। उसके सारे शैडो सोल्जर अभी तक ट्रैप थे। तभी हमें दिखता है कि बेरू फाइनली उस आइस प्रिजन को तोड़ के बाहर आ जाता है। आइस प्रिजन से निकलते ही वो जोर से बोलता है, माय गैंग, और फिर इंसेक्ट मोनार्च की तरफ अटैक करने चला जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंग को हाथ लगाने की? बेरू को आइस प्रिजन से निकलता देख फ्रॉस्ट मोनार्च और बीस्ट मोनार्च दोनों हैरान हो जाते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? मेरे आइस पैलेल से निकलना नामुमकिन है। उसे सिर्फ कमांडर लेवल के सोल्जर्स ही तोड़ सकते हैं। जिनू के शैडो आर्मी में सिर्फ 2 ही कमांडर लेवल के सोल्जर हैं, एक बेरू और दूसरा ग्रीड। बीस्ट मोनार्च बोलता है, ह्यूमन के पास कमांडर लेवल के सोल्जर्स कैसे हो सकते हैं? एक सिंगल कमांडर लेवल सोल्जर को लिटरली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। इधर इंसेक्ट मोनार्च बेरू को बोलती है, जो बच्ची अपनी माँ को नहीं पहचानते उन्हें पनिशमेंट की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि बेरू भी एक तरह से इंसेक्ट की है और वो सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करती है। इसके बाद वो बेरू पे अटैक करती है, लेकिन बेरू भाई गुस्से में होता है। वो बोलता है, हट जा सामने से पागल कुतियां। लिटरली उसने यही बोला था। मैंने जब ये देखा तो मैं भी हंसी रोक
इंसेक्ट मोना विलाई के क्या कहा तूने, लेकिन बेरू उसे इग्नोर करके जिनू के पास चला जाता है। वो अपने घुटनों पर गिर के रोने लगता है और बोलता है, सॉरी माइकिंग, आपको इतनी देर तक अकेले मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा, लेकिन आपने फिर भी उन सबको इली डिफीट कर दिया। आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत महान हो। पैरो एकदम फिल्मी डायलॉग्स मारते हुए तारीफ करते जा रहा था। ये देख करके जिनू भी शौक होता है कि बैटलफील्ड के बीच में यह क्या कर रहा है। पैरो रोए ही जा रहा था, तभी पीछे से कुछ ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स अटैक करने आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे जिनू के पास पहुंचते, पैरो उन्हें 1 सेकंड में काट के रख देता है। तभी इंसेक्ट मोनाच जिनू को पकड़ लेती है और काफ़ी दूर फेंक देती है। इधर फ्रॉस्ट मोनाच जिनू को संभलने का मौका नहीं देता और उस पर आइस स्पीयर की बारिश कर देता है। उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 के साथ, जिसे मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।